नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार में हूं श्वेता सिंह। आज तक आपने कश्मीर में वो भीड़ देखी होगी जो मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में आती है। आज तक आपने कश्मीर में वो भीड़ देखी होगी जो अलगाववादियों की रैलियों में आती है। आज तक आपने कश्मीर में वो भीड़ देखी होगी जो आतंकियों को बचाने के लिए पत्थरबाजी करने आती है। लेकिन यह कश्मीर का वो सच नहीं है जिसे दिखाकर अलगाववादियों और आतंकवादियों की कश्मीर वाली दुकान चमकती है। कश्मीर में उन लोगों की भी भीड़ है जो अपने देशभक्त बेटे की क्रूर हत्या पर आतंकवादियों के जवाब देने के लिए बाहर निकलता है। यह वो भीड़ है जो 30 साल के गौहर हुसैन बट के जनाजे में आज कश्मीर के शोपियां में निकली। जिस गौहर हुसैन बट को कायर आतंकवादियों ने अगवा करके क्रूरता से हत्या कर दी। यह वो भीड़ है जो देशभक्त बेटे के लिए आतंक को जवाब देने बाहर निकली है। उस दक्षिण कश्मीर में जो आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है, यह उस गौहर हुसैन बट के लिए निकली भीड़ है जो गौहर हुसैन बट कश्मीर के शोपियां में बीजेपी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, जिसके लिए यह माना जाता है कि कश्मीर घाटी में उसका राजनीतिक आधार शून्य के बराबर है। लेकिन बात किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, बात आतंक को जवाब देने की है, उस सोच को जवाब देने की है जिसमें कश्मीर में देशभक्त आवाजों को डराया धमकाया और न मानने पर हत्या कर दी जाती है। गौहर हुसैन बट जैसे बेटों का गुनाह यही था कि वो देश के लिए बोलते थे। ये आवाजें ही आतंकवादियों और आजादी ब्रिगेड को चुभती हैं, डराती हैं। उन्हें लगता है कि गौहर हुसैन बट जैसे बेटे बोलेंगे, डरेंगे नहीं तो कश्मीर का चैन सुकून छीने रहने का उसका मंसूबा नाकाम हो जाएगा। कभी न कभी तो इस सोच को जवाब मिलना ही था। आज शोपियां में यह दिख भी गया। सिर्फ 30 साल की उम्र थी गौहर हुसैन बट की। आतंकवादियों ने इतनी क्रूरता से हत्या की जिसे देखने और सुनने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। आतंकियों ने अगवा किया, गला काट दिया, पत्थरों से सिर कुचल दिया। ये तालिबानी सोच वाले आतंकी कश्मीर में गौहर हुसैन बट जैसे हर उस आवाज का गला काटकर उसे खामोश करना चाहते हैं जो आवाज इन आतंकवादियों के खिलाफ उठती है, अपने देश के लिए उठती है। वायलेंस तो बढ़ नहीं रहा है, ये टेररिज्म चल रहा है, इसमें इंसिडेंट होंगे लेकिन उनको इफेक्टिवली डील किया जाएगा। तो क्यों इस तरह से लोग मारे जा रहे हैं कश्मीर के लोग? क्या लोगों में ऐसा रिजल्टमेंट चल रहा है? जब हथियार और गोला बारूद पार से आएगा तो नेचुरली वो किलिंग इंसान की होती है, इंसानियत का कत्ल होता है, तो वो होगा ही। गौहर हुसैन बट का गुनाह क्या था? सिर्फ ये कि वो आतंक के खिलाफ आवाज उठाता था, देश के लिए बोलता था, जो आवाज कश्मीर में आतंक फैलाने वालों को हमेशा से चुभती है, हमेशा से डराती है, जिसे हमेशा डर दिखाकर दबाए रखा जाता रहा। लेकिन एक देशभक्त गौहर हुसैन बट की हत्या करके इस आवाज को दबाया नहीं जा सकता। शोपियां के बोनागाम में गौहर हुसैन बट का जनाजा और उसमें ऐसी भीड़ जिन आतंकवादियों और उनके हमदर्दों ने वर्षों कश्मीर का चैन सुकून छीन लिया है। गौहर हुसैन बट शोपियां में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे। 2 साल से बीजेपी से जुड़े थे, जिसका कश्मीर घाटी में कोई ज्यादा असर नहीं माना जाता। फिर भी अपने बेटे को आखिरी विदाई में इस तरह की बड़ी भीड़ ये बता रही है कि आतंक के आगे कश्मीर के बेटे अब नहीं डरेंगे। गौहर हुसैन बट की क्रूर हत्या से पूरे जम्मू कश्मीर में गुस्सा है। गौहर बट को जिस तरह से गला काट कर मारा गया वो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का पुराना काम रहा है। गौहर हुसैन बट की हत्या में भी लश्कर के आतंकवादियों का हाथ है। इस हत्या से उठे गुस्से में सुंदरबनी और नौशेरा के बॉर्डर टाउन में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बौखलाहट में है ये पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर के अंदर, इनका अंत निश्चित है, इनका अंत आ गया है। गौहर हुसैन भट की ये जो बलिदान हुआ है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये कश्मीर के इस आतंकवाद की मौत के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। ये सोचना खुद को धोखा देना है कि कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंट और पाकिस्तान चुप बैठ जाएगी। ये किसी न किसी तरह से अपने बेचैनी और बौखलाहट दिखाएंगे, क्योंकि एक तरफ सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकियों का सफाया करने की कसम खाई है, दूसरी तरफ
हुर्रियत गैंग का पहली बार टेरर फंडिंग में हिसाब हो रहा है। तीसरी तरफ केंद्र ने बातचीत के लिए पूर्व आईबी चीफ को नियुक्त किया। इसीलिए इनकी बेचैनी और बढ़ गई है, क्योंकि कश्मीर को जलाने वालों को अपनी कश्मीरी एजेंडे वाली दुकानें बंद होने का डर है। साउथ कश्मीर के अंदर तकरीबन 115 टेररिस्ट हैं, जिसके अंदर तकरीबन 99 टेररिस्ट हमारा लोकल टेररिस्ट है और 15 से 16 फॉरेन टेररिस्ट हैं। और जो कार्रवाई हम पिछली 6-7 महीने से कर रहे हैं, जिसके अंदर तकरीबन 80 टेररिस्ट हम न्यूट्रलाइज किया है और जिसके अंदर काफी टॉप लीडरशिप है। हम समझते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा। जब कश्मीर में आतंक और आतंक के एजेंटों को चुन चुन कर ध्वस्त करने का अभियान चल रहा है, तो ऐसे में आतंकवादियों और उनके आकाओं का बौखलाना समझ में आता ही है। ये पूरी ताकत लगाकर हमले करेंगे। ये हमें कश्मीर के अंदर से लेकर सीमा पार से आतंक की सप्लाई और बॉर्डर पर पाकिस्तान की गोलाबारी से दिख जाता है। आज बीएसएफ के शहीद जवान तापा मंडल को देश ने सैल्यूट किया, जो सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हुए। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के इस 25 साल के बहादुर बेटे का देश पर कर्ज। सर्वोच्च बलिदान देकर देश के जवान कश्मीर को बर्बाद करने वाली सोच को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलवामा में कल सेना के 2 जवान आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में शहीद हो गए। उत्तराखंड की चमोली के 25 वर्ष के शहीद बेटे सूरज सिंह तोपल और गुजरात के अहमदाबाद के 22 साल के शहीद बेटे ब्रिज किशोर सिंह को आज सेना ने आखिरी विदाई दी। कश्मीर में हमारे बहादुर बेटों का बलिदान हो या गौहर हुसैन भट्ट जैसे बेटों की जान, आतंक से कश्मीर को न सिर्फ लड़ना ही होगा बल्कि इससे जीतना भी होगा, क्योंकि कब तक कश्मीर जलता सुलगता रहेगा जो आतंकवादियों के हमदर्द पाकिस्तान और पाकिस्तान के एजेंट चाहते हैं कि ये हमेशा चलता रहे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। सेना ने आज कहा कि सिर्फ दक्षिण कश्मीर में पिछले 6 महीने में करीब 80 आतंकवादी मार गिराए गए हैं, लेकिन अब भी दक्षिण कश्मीर में 115 आतंकवादी एक्टिव हैं, जिसमें 15 से 16 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। सेना के अनुसार जैसे जैसे इन आतंकी को चुन चुन कर ढेर किया जाएगा, वैसे वैसे कश्मीर के हालात सुधरेंगे। सेना के अनुसार दक्षिण कश्मीर में पत्थरबाजी और ऐसी घटनाओं में भी बड़ी कमी आई है। आतंकवादी और उनके हमदर्दों की बौखलाहट यही है कि आतंक के खिलाफ कश्मीर खड़ा हो रहा है। यही वजह है कि वो आतंक के खिलाफ उठने वाली देशभक्त आवाजों को दबाने और हमला करने में पूरी ताकत से जुटे हैं। आज गौहर भट्ट की शोपियां में हत्या, इससे पहले बीएसएफ के जवान रमजान पर की बंदीपुरा में आतंकियों ने हत्या की। सेना के शहीद लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की हत्या, जम्मू कश्मीर के शहीद डीएसपी अयूब पंडित की हत्या, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर हमले और हत्या करना, यह सब आतंकवादियों की बौखलाहट को बताता है। कश्मीर में पाकिस्तान से आतंक की सप्लाई, पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी हमले, आतंकवाद से सबसे बड़ी लड़ाई इस वक्त भारतीय सेना और हमारे सुरक्षा बल लड़ रहे हैं। ऐसे में चीन जैसा देश आतंकवादियों को बचाने में लगा रहे तो फिर इस पर गुस्सा आना तय है। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को बचा लिया है, लेकिन भारत ने कहा है कि चीन ये न समझे कि दुनिया यहीं पर खत्म हो जाती है। मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को अभी तो चीन बचा रहा है, इन आतंकवादियों को आज बचा लेगा, लेकिन कब तक बचाएगा यह भी उसे देख लेना चाहिए। जैश-ए मोहम्मद का मौलाना मसूद अजहर पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड और पाकिस्तान के पालतू आतंक के सबसे बड़े चेहरों में एक। पिछले 2 साल से पाकिस्तान के इस पालतू आतंकवादी को चीन बचा रहा है। इस बार भी चीन ने वही किया जिसके बारे में कहा जा रहा था, लेकिन इस बार भारत ने कह दिया कि कोई भ्रम में ना रहे, दुनिया यहीं पर खत्म नहीं होती। चीन के स्टैंड के बावजूद आतंकवाद से लड़ने की हमारी कटिबद्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा जी। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि जब ब्लॉक कर दिया गया है तो भारत के पास उपलब्ध विकल्प क्या है। तो मसूद अजहर के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो ऑलरेडी बैंड है। अब ये ब्लॉक से हमारे जो कटिबद्धता है आतंकवाद से लड़ने के खिलाफ, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जारी रहेगी। चीन ने मसूद अजहर पर इंटरनेशनल बैन का रास्ता चौथी बार रोका है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों में सिर्फ चीन ही अकेला देश है जो मौलाना मसूद अजहर पर इंटरनेशनल बैन नहीं लगाना चाहता। चीन ने फिर बहाना सहमति न होने का बनाया, लेकिन ये सबको पता है कि चीन पाकिस्तान को बचाने, उसे खुश रखने के लिए करता है। लेकिन भारत ने चीन को एक तरह से ये साफ संदेश दे दिया है कि वो ये न समझे कि उसके बचाने से पाकिस्तान के आतंकी बच जाएंगे। चीन भले ही ताकत लगाकर इन्हें बचाता रहे, लेकिन भारत इन्हें छोड़ेगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए। What is important is that it does not in any way take away our resolve to fight terrorism. It does not in any way take away our resolve to work with like-minded countries who are coming together increasingly to end the scourge of terrorism. चीन ऐसा क्यों कर रहा है? इसकी वजह सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इसकी वजह भारत को ब्लैकमेल करना भी है, जिससे वो दूसरे मुद्दों पर अपनी मनमानी कर सके। मसूद अजहर पर बैन लगवाने के लिए भारत को उसकी बात माननी पड़े, जो अब तक हुआ नहीं। चाइना साफ तौर पे दर्शा रहा है कि वो एक प्रैग्मेटिक देश है, उसकी लॉन्ग टर्म विजन है। वो अपने क्लाइंट स्टेट जो है पाकिस्तान को कभी लेट डाउन नहीं करेगा। सीपैक और ओबीआर के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट बड़ा लाजमी है। इसके बावजूद कि हिंदुस्तान बार बार कोशिश कर ले, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ हो, चाइना जो है सबको नज़रअंदाज करता है, अपने वीटो का गलत दुरुपयोग करता है। यही वजह है कि एक तरफ चीन मसूद अजहर को बचाता है, तो दूसरी तरफ ये भी कहता है कि वो भारत के साथ संबंधों की बेहतरी के लिए काम करने के लिए तैयार है। ये कैसे हो सकता है? चीन को भ्रम होगा कि भारत मसूद अजहर को भूल जाएगा। चीन को सुनाते हुए भारत ने कहा है कि जो देश संकीर्ण उद्देश्यों और तात्कालिक लाभ के लिए आतंकवाद से समझौता कर रहे हैं, वो ज्यादा देर तक उनके काम आने वाला नहीं है। भी चीन अगर ये सोच रहा है कि भारत से उसके रिश्ते अच्छे ही रहेंगे, तो क्या वो खुद को भारत की मजबूरी समझने के भ्रम में है? चीन के विदेश मंत्री अगले महीने दिल्ली आने वाले हैं, जहां रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की बड़ी मीटिंग होगी। शी जिनपिंग के चीन में दोबारा सत्ता में आने के बाद से चीन के दादागिरी वाले तेवर बढ़ गए हैं, जिसमें उसे लगता है कि वो कुछ भी करेगा तो दुनिया उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। चीन के इस भ्रम को तोड़ना होगा। आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम आतंकी ट्रेनिंग की वो तस्वीर दिखाएंगे जिससे आप ये समझ पाएंगे कि दहशतगर्दी के रास्ते पर जाने वाले शख्स की मानसिक स्थिति होती क्या है। हमें आईसिस के आतंकी उबैद मिर्जा का एक ऐसा वीडियो मिला है जिसमें वो गोलियां दागने की प्रैक्टिस कर रहा है। उबैद मिर्जा वही शख्स है जिसे कुछ दिन पहले गुजरात एटीएस ने दबोचा था और जो चुनाव के दौरान तबाही का प्लान बना रहा था। गरम हो जाती है। हाँ, अब दूसरी बंद हो गया। रुक जा। चंद सेकंड का ये बेहद एक्सक्लूसिव वीडियो गुजरात चुनाव की सुरक्षा संभालने वाली एजेंसियों की नींद उड़ाने वाला है। इस वीडियो में गोलियां चलाने की ट्रेनिंग ले रहा आईएसआईएस का आतंकी है। इसका नाम उबैद है, वही उबैद जिसे एक और आतंकी मोहम्मद कासिम के साथ गुजरात एटीएस ने दबोचा था। वही आतंकी कासिम जो अंकलेश्वर के एक अस्पताल में चोला बदलकर नौकरी कर रहा था, उसी अस्पताल में जिसका ट्रस्टी होने का आरोप अहमद पटेल पर लगा था। और आरोप लगाने वाले गुजरात के सीएम विजय रूपाणी खुद कैमरे के सामने आए थे। ये दोनों आतंकी भरूच में जिस हॉस्पिटल में काम करते थे, वो कांग्रेस के नेता अहमद पटेल जिसमें करता आता है, उनकी हॉस्पिटल है। एक कांग्रेस राहुल गांधी जवाब दे कि क्या ताल्लुक है। और देश की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा था। और हम डिमांड कर रहे हैं कि अहमद भाई पटेल को राज्यसभा से इस्तीफा देना चाहिए और इस मामले में कांग्रेस और अहमद भाई जनता को स्पष्टता करें। तो गोलियां चलाने की प्रैक्टिस कर रहे इसी आतंकी की गिरफ्तारी के बाद गुजरात की राजनीति में आरोपों की फायरिंग शुरू हो गई थी। बीजेपी को नया अस्त्र मिल गया था। अहमद पटेल के ट्रस्टी वाले अस्पताल में आईएसआईएस के आतंकी की मौजूदगी पर दहशतगर्दी को संरक्षण देने की सियासत कांग्रेस पर आरोप लगा था। कांग्रेस को बैकफुट पर आकर सफाई देनी पड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के मुख्यमंत्री गुजरात श्री विजय रूपाणी अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए इस प्रकार के उलझुल बयान कांग्रेस के नेताओं पर लगाने का षड्यंत्र और कुत्सित प्रयास कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी को ये जानना चाहिए कि इस देश का इतिहास उग्रवाद के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की लड़ाई से भरपूर है। ये वीडियो इसीलिए आपको देखना चाहिए क्योंकि उबैद मिर्जा और कासिम स्टीमर वाला का आतंकी साजिश से पुराना रिश्ता रहा है। उबैद और कासिम को ISIS वाले गुजरात चुनाव के दौरान वुल्फ अटैक के लिए तैयार कर रहे थे। दोनों गिरफ्तार नहीं होते तो चुनाव के दौरान अहमदाबाद में यहूदियों के धर्मस्थल पर अटैक की प्लानिंग हो चुकी थी। ATS को यहां तक पता चल चुका था कि दोनों जमैका में बैठे IS आतंकी अब्दुल्ला फैजल के आदेश पर काम कर रहे थे। मौलवी अब्दुल्ला फैजल को UK में आतंकी साजिश का दोषी पाने के बाद जमैका डिपोर्ट किया गया था। मौलवी फैजल ने ही दोनों को हिंदू और यहूदियों पर हमले के लिए ब्रेन वॉश किया था। उबैद और कासिम 2008 में अहमदाबाद के सीरियल ब्लास्ट की साजिश में यासीन भटकल के साथ थे। 2014 में उबैद और कासिम ने 4 भारतीय नौजवानों को बांग्लादेश सीमा से सीरिया भगाने की साजिश रची थी। इस साजिश का पता सुरक्षा एजेंसियों को चल गया था, जिसके बाद दोनों अंडरग्राउंड हो गए थे। 3 सालों से उबैद और कासिम सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने में लगे रहे, लेकिन चुनाव की सरगर्मी बढ़ने से पहले ही गुजरात ATS ने दोनों को उस जगह पहुंचा दिया जिसके वो काबिल थे। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। उबैद मिर्जा और कासिम दोनों को आतंकी साजिश का इनपुट ISIS के इंडिया मॉड्यूल के चीफ शमी अरमार से मिलता था। हालांकि आतंकी सोच की गिरफ्त में ये दोनों जमैका के मौलवी से प्रभावित होकर ही आए थे। जिस मौलवी का दीन ईमान ही दहशत फैलाना हो, उसकी सोच की पैदाइश उबैद और कासिम जैसे आतंकी ही हो सकते हैं। उबैद के दिलो दिमाग में दहशतगर्दी किस हद तक घुसपैठ कर चुकी थी, ये उसके फेसबुक पोस्ट से समझा जा सकता है। एक पोस्ट में उबैद लिखता है, कश्मीरी अभी भी सबक सीखे नहीं है, सीरिया के बिना एकता नहीं आएगी। दूसरे पोस्ट में वो लिखता है, अब पूरी ताकत से लड़ाई करना चाहिए और बाकी मुस्लिम को भी साथ देना चाहिए। तीसरे पोस्ट में उसने लिखा, इंशाअल्लाह अब वक्त आ गया है कि खुलकर जिहाद का ऐलान होगा। एक और पोस्ट है, हम ISIS के रूप में मुसलमानों की मौत का बदला लेंगे, अल्लाह उन्हें खत्म कर दो जो शरिया को पसंद नहीं करते। उबैद का हर पोस्ट कट्टरता और नफरत से भरा होता था, जिसके बाद फेसबुक ने उसके अकाउंट सस्पेंड कर दिया। गुजरात ATS ने उसके अकाउंट को रिट्रीव करवाया ताकि उसकी सोच का विश्लेषण कर सके। खबरदार में अब हम बच्चों की बेमौत मारने वाली स्कूल बसों का विश्लेषण करेंगे। यह विश्लेषण इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बच्चों से भरी एक और बस हादसे का शिकार हुई है। यह बस हिमाचल प्रदेश के मंडी से आगरा जा रही थी। 65 से अधिक बच्चे ताजमहल घूमने जा रहे थे, लेकिन वह ताज से पहले दिल से आह निकालने वाला हादसा हो गया। यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर पलटी ये बस हमारे उस सिस्टम के दुर्घटनाग्रस्त होने का सबूत है जिसे हमारे बच्चों की सुरक्षा की फिक्र नहीं। अगर आप गौर से न देखें तो पहली नजर में यह शिनाख्त करना मुश्किल हो जाता है कि यह कोई बस है। आज सुबह इस बस के ड्राइवर ने अपनी आंखों पर लापरवाही की पट्टी बांध ली और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आलोक भारती कोटली स्कूल है मंडी हिमाचल प्रदेश में। वहाँ की स्कूल से टूर पे आए थे बच्चे। 2 बसें थी। एक बस का टायर फट जाने के कारण बस डिवाइडर से टकराई और पलट गई, जिसमें काफ़ी बच्चे हैं और टीचिंग स्टाफ है, बस के लोग हैं, घायल हैं। घायलों को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है, इलाज चल रहा है। किस तरह के घायल है, क्या कंडीशन बताई जा रही है? उसकी कंडीशन सीरियस भी है और देखते हैं जैसा है। लगभग कितने लोग सवार थे बस में? बस में अभी तो जानकारी नहीं। उनको तुरंत जो है फर्स्ट एड के लिए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। जैसे जानकारी कितने लोग सवार थे शेयर किया। एक्सप्रेस हाईवे की ये तस्वीरें देखकर आपको बच्चों की जान के साथ होने वाले जानलेवा खिलवाड़ की तमाम मिसालें याद आ जाएंगी। वो तस्वीर भी याद आएगी जब दिल्ली में बच्चों से भरी बस धू धू कर जल गई थी। लेकिन हमारा सिस्टम बच्चों की जिंदगी पर आने वाले संकटों से भी सबक नहीं लेता, जैसा कि इस हादसे में भी हुआ।
एक्सप्रेस हाईवे की चिकनी सड़क पर ड्राइवर ने ऐसी रफ्तार से बस भगाई कि 65 से ज्यादा बच्चे अकाल मौत का शिकार होते होते बचे। क्या बात हो गई, कैसे हुआ था ये? कितने लोग थे उसमें? जरा गौर से देखिए बच्चों की जिंदगी के साथ हुई इस खतरनाक खिलवाड़ की खूनी सबूतों को। ये उन्हीं बच्चों का सामान है जो आज सुबह हिमाचल के मंडी से आगरा के लिए रवाना हुए थे। सफर ताजमहल तक का था, लेकिन मंजिल से पहले ही बस के ड्राइवर ने 65 से ज्यादा बच्चों को मौत के मुंह में धकेलने का तकरीबन इंतजाम कर दिया। हादसे में 40 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए। एक बच्चे का हाथ शरीर से अलग हो गया, कईयों के सिर फट गए, कईयों के पांव जख्मी हो गए। पर खच्चे उड़ी बस का हाल तो आप देख ही रहे हैं। कितने बच्चे घायल हुए और क्या कंडीशन है उनकी? हमारे यहाँ जो भर्ती हैं 10 बच्चे भर्ती हैं, इनमें से कुछ तो स्टेबल हैं और कुछ क्रिटिकल हैं। उनमें से एक बच्चे का तो ऑटो एम्पुटेशन लेग का हो गया हुआ है, पैर का, और एक बच्चे का हाथ कट गया, एक को हेड इंजरी आई है काफ़ी सीवियर। उनका हम लोग पूरी मुस्तैदी से पूरा इलाज करा रहे हैं। सभी कुछ यहाँ से टोटल कैजुअलिटी कितनी हुई है? कैजुअलिटी मैं नहीं बता सकती, यहाँ जितने एडमिट हुए हैं दैट है। यहाँ कितने बच्चे एडमिट टोटल 10। सवाल है कि हम हादसों से सबक लेना कब सीखेंगे? जरा सोच कर देखिए, अगर ये बस किसी दूसरी बस से टकरा जाती तो? अगर बस हादसे के बाद किसी नदी नाले या खाई में गिर जाती तो? किस्मत अच्छी थी, वरना हो तो कुछ भी सकता था। फिर इन बच्चों के रिश्तेदार हमारे सिस्टम की चूक की वजह से मासूमों की लाशें ढोने को मजबूर हुए। फिलहाल कहा तो यही जा रहा है कि ओवर स्पीड की वजह से बस का टायर फट गया और वो हादसे की शिकार हो गई। बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमारी लापरवाही थम नहीं रही। कानून और गाइडलाइंस भोथरे साबित हुए हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम सुधरने को तैयार नहीं है। अरविंद ओझा के साथ मुनीश चंद्र पांडे, आगरा, आज तक। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि अपने बच्चों को हादसे का शिकार होने से बचाने में हमारा सिस्टम कब कामयाब होगा? हमारे बच्चे घर से स्कूल और स्कूल से घर सुरक्षित पहुंच जाएंगे, इसकी गारंटी हम कब दे पाएंगे? आए दिन स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें आती रहती हैं और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सब डरते रहते हैं। 19 जनवरी 2017 को यूपी के एटा में स्कूल बस की ट्रक से टक्कर में 25 बच्चों की मौत हो गई थी। 16 जनवरी 2017 को यूपी के मथुरा में बस पलटने पर 40 स्कूली बच्चों को जख्मी होना पड़ा। 21 सितंबर 2016 को अमृतसर से 35 किलोमीटर दूर एक गांव में स्कूल बस नाले में गिर गई थी, 8 बच्चों की मौत हो गई थी। 25 जुलाई 2016 को यूपी के भदोही में ट्रेन ने स्कूल बस को टक्कर मार दी, 7 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। 21 जुलाई 2016 को आगरा के करीब एक ट्रक ने पब्लिक स्कूल की बस में टक्कर मार दी, 6 बच्चे जख्मी हो गए थे। 20 जून 2016 को कर्नाटक के कुंडापुरा में स्कूल वैन और बस की टक्कर में 8 बच्चों की जान चली गई। 20 फरवरी 2016 को आगरा के करीब स्कूल बस पलटने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। हमने कुछ आंकड़े दिखाए जिसकी पड़ताल करने से यह साफ हो जाता है कि स्कूल बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमारी एजेंसियां और हमारी व्यवस्था कितनी लापरवाह है। मोदी राज में खिचड़ी के अच्छे दिन आने वाले हैं। दिल्ली में फूड फेस्टिवल शुरू हुआ है और पीएम मोदी ने खिचड़ी की जबरदस्त ब्रांडिंग कर दी है। खिचड़ी को यूं भी सेहतमंद भोजन माना जाता है और अब खुद खिचड़ी की भी खान-पान के बाजार में सेहत सुधरने जा रही है। मार्केटिंग के इस दौर में खिचड़ी को भी बड़ा प्रमोटर मिल गया है। मोदी सरकार खिचड़ी की ब्रांडिंग में मशगूल हो गई है, इसीलिए दिल्ली के इंडिया गेट पर खिचड़ी की शान बढ़ाने वाला महोत्सव शुरू हो गया है। खुद देश के पीएम खिचड़ी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। Food processing is a way of life in India. It has been practiced for ages, even in the humblest of households. Simple home-based techniques such as fermentation have resulted in the creation of our famous pickles, papads, chutneys, and murabbas that now excite both the elite and the masses across the world. तो मोदी राज में खिचड़ी के अच्छे दिन आने वाले हैं।
दिल्ली के इस फूड फेस्टिवल में खिचड़ी का जमकर गुणगान हो रहा है। आम लोगों का भोजन रही खिचड़ी पीएम सीएम मंत्रियों को भानु कपूर 1100 किलो खिचड़ी पका रहे हैं। गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराने के साथ साथ कोशिश है विदेशी मेहमानों को स्वादिष्ट खिचड़ी से परिचित कराने का। खिचड़ी से बेटर उसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का ये खिचड़ी में हम सारी ये खिचड़ी जो पका रहे हैं ये गर्व से भारतीयता को दर्शाने का एक नज़रिया है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी कहावतें भी है ना वो बदलनी शुरू हो जाएं, घर की मुर्गी दाल बराबर। भारत की शान खिचड़ी है। 3 दिन तक चलने वाले फूड फेस्टिवल में 70 देशों के प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं। खाद्य उत्सव में भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेकर कई समझौते होने की उम्मीद है। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।